तीसरे चरण में हुई बम्पर वोटिंग, क्या खास क्या आम, सभी ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। दिल्ली में 64% से ज्यादा मतदान, दंगे से प्रभावित मुजफ्फरनगर में भी 70% मतदान, हरियाणा, केरल, एमपी, बिहार में भी जमकर हुई वोटिंग। तीसरे चरण में ईवीएम में बंद हो गई दिग्गजों की किस्मत। सिब्बल, प्रफुल्ल, अजीत सिंह समेत 7 मंत्रियों का होगा फैसला। हर्षवर्धन, आशुतोष, गडकरी सहित कई उम्मीदवार भी रेस में। मोटे मुनाफे के साथ पीरामल इंटरप्राइजेज ने वोडाफोन इंडिया में बेची पूरी 11% हिस्सेदारी। 8,900 करोड़ रुपए में हुआ सौदा। जोरदार रेस के बाद बाजार सुस्ताने के मूड में। सेंसेक्स निफ्टी कल के ही स्तरों पर बंद, लेकिन मिड कैप ने दिखाया दम। बैंक ग्राहकों के हित में आरबीआई कमेटी के सुझाव, नए और पुराने ग्राहकों में लोन देते वक्त भेद न करने की सलाह दी। और डब्बा ट्रेडर्स पर कसा सीबीआई ने शिकंजा। करेंसी और गोल्ड की डब्बा ट्रेडिंग की जांच में जुटी एजेंसी। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। नमस्कार, आवाज एट 9 में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं विपिन भट्ट। नमस्कार, मैं हूं कविता थपलियाल। आइए डालते हैं नजर कुछ और सुर्खियों पर। लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी कैसी बन गई। अब सोचिए, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी। फिर फिसली मुलायम की जुबान, बलात्कार पर दिया अजीब बयान। कहा, हो जाती है लड़कों से गलती, अगर मेरी सरकार आई तो बदल देंगे फांसी का कानून। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। मोदी ने बिहार से किए बड़े बड़े वादे, कहा सत्ता में आए तो देंगे स्पेशल पैकेज। नरेंद्र मोदी को नहीं मिलेगी मुख्तार अंसारी की चुनौती। कौमी एकता दल ने वाराणसी में उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया। सोशल मीडिया पर भी लड़ा जा रहा है। इतवार का चुनाव विज्ञापन पर किए गए करीब 300 करोड़ रुपए खर्च। और इंटरनेट पर खतरनाक हार्ट ब्लीड ड्रग वायरस ने किया हमला। अपने पासवर्ड और ईमेल को हैक करने से कैसे बचाएं, बताएंगे आपको बुलेटिन में आगे। लोकतंत्र का महापर्व बनाने आज बड़ी तादाद में लोग घरों से निकले। तीसरे चरण में राजधानी दिल्ली, यूपी, हरियाणा समेत 11 राज्यों में वोटिंग हुई और लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। तीसरे चरण के मतदान में लोगों का जबरदस्त उत्साह दिखाई दिया। कई जगहों पर इतनी शानदार वोटिंग हुई कि नए रिकॉर्ड बन गए। वोटिंग के आंकड़ों पर नजर डालते हैं तो हैरानी होती है और अच्छा भी लगता है। पश्चिमी यूपी, जो पिछले दिनों दंगों के कारण सुर्खियों में था, यहाँ 65% मतदान हुआ है। 2009 में करीब 52% मतदान हुआ था। मुजफ्फरनगर में ही 70% मतदान हुआ है। 2009 में यहाँ 55% वोटिंग हुई थी। दिल्ली में 64% मतदान, 2009 में यहाँ 52% मतदान हुआ था। ओडिशा में 67% वोटिंग हुई है। 2009 का आंकड़ा देखें तो यहाँ पर 65% ही वोटिंग हो पाई थी। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी 51% मतदान की खबर है। पिछली बार यह आंकड़ा 47% पर था। केरल में 74% वोटिंग हुई है। पिछली बार भी लगभग इतनी ही वोटिंग हुई थी। बिहार में 52%, यहाँ पर 2009 में 42% वोट डाले गए थे। हरियाणा में वोटिंग 70% हुई है, जो कि पिछली बार 67% पर थी। मध्य प्रदेश में 56% मतदान हुआ है और 2009 में यह आंकड़ा 54% पर था। महाराष्ट्र में 58% मतदान हुआ है। 2009 में ये 56% था। जम्मू ने तो वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहाँ पर 41% से बढ़कर अब 66% वोटिंग हुई है। तीसरे चरण में दिल्ली की सभी 7, हरियाणा की सभी 10 और केरल की सभी 20 सीट पर वोट डाले गए। इसके अलावा यूपी, महाराष्ट्र और ओडिशा की 10-10 सीट पर मतदान हुआ। एमपी की 9, बिहार की 6, झारखंड की 4 और छत्तीसगढ़, जम्मू कश्मीर और चंडीगढ़ की 1-1 सीट पर भी वोटिंग हुई। इस चरण में लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार, कमलनाथ, शशि थरूर, अजीत सिंह समेत 7 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत ईवीएम में बंद हो गई। इस चरण में कुल 1419 उम्मीदवार मैदान में हैं।
लोकसभा के तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान कई दिग्गजों ने भी अपने अपने वोट डाले। यहां हम आपको 8 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें दिग्गजों ने लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक नजर डालिए दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के अलावा पार्टी नेता राहुल गांधी, अजय माकन, कपिल सिब्बल, चांदनी चौक से बीजेपी के उम्मीदवार हर्षवर्धन, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने अपने अपने वोट डाले। उधर नागपुर में बीजेपी नेता नितिन गडकरी को अपने मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। कांग्रेस और बीजेपी ने जहां अपनी अपनी जीत का दावा किया, वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त वीएस संपत ने चुनाव को लोकतंत्र के लिए एक बड़ा दिन बताते हुए लोगों से वोट डालने की अपील की। इधर प्रियंका गांधी ने देश में मोदी लहर को खारिज कर दिया। इस बार जो काफी बात हो रही मोदी लहर की, आपको भी लगता है? बिल्कुल नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। हर इलेक्शन अपने आप में एक चुनौती होती है और पहले भी 2 इलेक्शन में चुनौतियां थी, इस बार भी है। The next government, according to you, whosoever comes, what will be the biggest वो तो 16 मई को पता चलेगा, पहले उसके बाद बताएंगे आप। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि जनता इस बार सरकार बनाने का मौका उसे देगी। I have already won 5 elections from my own constituency and I have already delivered as minister in this capital for 5 years and I think my track record is my USP. दिल्ली और यूपी ऐसे राज्य हैं जहां सबकी नजरें हैं। दिल्ली से हमारी सहयोगी दीपाली नंदा जुड़ रही हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश पर संवाददाता अरुण कुमार की नजर है। सबसे पहले यहां पे अरुण आपके पास आते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश पर जहां 10 सीटों पर मतदान हुए, खासकर मुजफ्फरनगर में, बताएं कि कैसी सियासी हवा चल रही है। देखिए, जबरदस्त वोटिंग हुई है शुरुआत से ही। सुबह अगर 7 बजे की बात करें तो लंबी लंबी कतारें यहां पर मतदान केंद्रों पर लगी थी और शायद ये दिखाता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 10 सीटें हैं वहां के लोग अपना फैसला करने के लिए ज्यादा आतुर थे पहले की अपेक्षा। इसके पहले के चुनाव में इतने भारी संख्या में लोग मतदान केंद्रों तक नहीं आए थे और कम संख्या में लोग आए थे, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा संख्या में लोगों ने वोट डाला और 65 से 70% के जो इनिशियल आंकड़े हैं वो आ रहे हैं। प्रथम दृष्टया अगर देखें और चुनाव आयोग की माने तो 70% के आसपास 10 सीटों पर मतदान हुआ है। बड़ी बात यह थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश कई राजनेताओं ने की और लगभग सब पार्टियों ने की। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, मायावती और मुलायम, इन चारों प्रमुख नेता, जो 4 स्टेक होल्डर यहाँ पर है, अजीत सिंह को ले लेंगे अगर 5 स्टेक होल्डर, तो पांचों ने यहाँ पर रैलियां की और कुछ इस तरह के बयानात पिछले कुछ दिनों में देखने को आए जिससे वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश की गई। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही यहाँ पर दंगा हुआ था मुजफ्फरनगर में और उसके बाद उसको भी भुनाने की कोशिश कुछ पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा की गई। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि ये जो मुजफ्फरनगर शहर है ये गन्ने की मिठास के लिए जाना जाता था अब से पहले, लेकिन पिछले कुछ महीनों से दंगों से जोड़कर इस शहर की पहचान बनाई गई। यहाँ के युवाओं से जब हमने बात की, महिलाओं से बात की, उनका यह कहना था कि दंगों की छाया से, दंगों के दाग से अब हमको आगे बढ़ना है। एक ऐसी सरकार चुननी है देश में जो विकास का रास्ता अख्तियार करे, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो गन्ना बेल्ट है उनके किसानों की समस्याओं को एड्रेस करे, महिलाओं की समस्याओं को एड्रेस करे, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या को एड्रेस करे। तो कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने जो अपना फैसला है वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद कर दिया। 16 तारीख को जब मतपेटियां माफ करिएगा, जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खुलेंगी तब शायद ये पता चलेगा कि गन्ने की मिठास में कड़वाहट घोटने के जो नेताओं के प्रयास थे उसमें वो सफल हुए, वोटों का ध्रुवीकरण कराने में सफल हुए, या जनता ने अपने वोट से उनको जवाब दिया। जी दीपाली, आप यानी आम आदमी पार्टी कितनी बड़ी चुनौती है इस बारे में बात करते हैं आपसे। दिल्ली में 64% वोटिंग हुई है, हाई वोटर टर्नआउट से क्या मतलब निकाला जाए, इसका फायदा किसको मिलता हुआ दिखेगा? जी बिल्कुल, दिल्ली वाले वोटिंग को लेकर काफी उत्साहित दिखे। सुबह 7 बजे से ही लोग अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने वोटिंग की। सुबह से लेकर शाम तक हम दिल्ली के अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर गए और वहां पर हमने रुझान जानने की कोशिश की कि इस बार वोटिंग को लेकर कितनी उत्सुकता है। तो हमने देखा कि महिलाएं और युवा काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने को लेकर। और अभी अगर हम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो पिछली बार यानी कि 2009 में लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि करीब 52% तक ओवरऑल वोटिंग परसेंटेज देखने को मिला था, लेकिन इस बार ये वोटिंग परसेंटेज काफी आगे जा चुका है। और इस बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को हर एक राजनीतिक दल अपने हिसाब से ले रहा है, अपने फायदे के हिसाब से ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जब भी वोटिंग परसेंटेज में उछाल आया है तो इसका फायदा बीजेपी को मिला है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की बात करें, जो
जो एक कांटे की टक्कर दे रही है दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर। उनका भी ये कहना है कि जिस तरह से हमने देखा था कि विधानसभा चुनाव में जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिला था, उसी तरीके का सिनेरियो एक बार फिर से दोहराया जाएगा। और वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें, जो अभी मौजूदा वक्त में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर काबिज है, तो कांग्रेस का ये कहना है कि किसी भी तरह से मोदी लहर नहीं है। जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है, ये कांग्रेस की तरफ से जो युवाओं को अवेयर करने की कोशिश की गई थी, जो कैंपेनिंग की गई थी, उसी का नतीजा है और इसका फायदा भी कांग्रेस को मिलेगा। तो सभी राजनीतिक पार्टियां इस बढ़े हुए वोटिंग परसेंटेज को अपने फायदे के हिसाब से देख रही है, लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज किसके हक में जाता है, किस राजनीतिक पार्टी को इसका फायदा मिलता है और किसे नुकसान होता है, इसका जो फैसला है वो 16 मई को होगा, जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे। बिल्कुल, शुक्रिया आप दोनों का ही इन तमाम अपडेट्स के लिए। दिल्ली और यूपी ही नहीं देखे तो मोटे मोटे सभी राज्यों में जबरदस्त वोटिंग हुई है। क्या मतलब है इसका? क्या ये बदलाव के लिए वोट है और इसका किसको फायदा मिलेगा? जानने के लिए बात करते हैं सीएनबीसी आवाज संपादक संजय पुगलिया से। संजय, यहाँ पर जानना चाहेंगे आपसे कि आपको वाकई लगता है कि सचमुच बदलाव की हवा अब चल रही है? इस बम्पर वोटिंग को आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल, जिस तरह का वोटिंग परसेंटेज हम देख रहे हैं 2009 लोकसभा चुनाव के मुकाबले औसतन कहें तो 10-12% ज़्यादा वोटिंग सभी जगह हुई है। पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात कर लें, दिल्ली की बात कर लें, हरियाणा की बात कर लें, तो जब इतना वोटर टर्नआउट बढ़ा है तो इसको आम तौर पर यही माना जाएगा कि एक निर्णायक और एक बदलाव का मूड शायद मतदाताओं का हो सकता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो 91 सीटें हैं, इसमें अगर हम केरल को छोड़ दें तो बाकी जो 70 सीटें हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीटें, ये वो सीटें हैं जो एक तरह से पेचीदा हैं। कहीं नक्सलवाद की समस्या है, कहीं आम आदमी फैक्टर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर दंगों के बाद ध्रुवीकरण की दोतरफा कोशिशें बड़े पैमाने पर हुई हैं। सपा और बसपा का एक अपना रोल है, अपना एक रुतबा है। ऐसे में ये टेस्ट होना था कि क्या मतदाता इन पेचीदा फैक्टर्स के बीच में एक निर्णायक भूमिका लेगा, एक निर्णायक राय देगा। तो आज की वोटिंग टर्नआउट से लगता है कि शायद उसने अपना दिमाग बड़ा साफ रखा हुआ है कि उसको क्या करना है। हम बिल्कुल ही अनुमान लगाने का खतरा नहीं उठा सकते कि नतीजे क्या आएंगे, लेकिन यहाँ पर टेस्ट पे जो जैसा मैंने बताया ये था कि क्या मुस्लिम पोलराइजेशन ऐसा हो जाएगा जो बीजेपी के कैलकुलेशन को बिल्कुल बिगाड़ दे। इसलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बहुत महत्व था। आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या इतनी सीटें ले लेगी कि बीजेपी के लिए जो बिल्कुल एक अच्छी तैयार जमीन थी वो बिगड़ जाए, क्योंकि वहां पर कांग्रेस का अब कोई सीन नहीं है। प्लस 7 मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं, भारी भरकम मंत्री हैं, थरूर हैं, कपिल सिब्बल हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं, इस प्रकार के लोग हैं। गडकरी जी का फैसला होना है नागपुर में, जो कि आरएसएस की एक प्रकार से राजधानी है, लेकिन वहां पर ये आम आदमी के मुकाबले में फंसे हुए थे, उनको लेकर के विवाद थे। तो ऐसे में ये टेस्ट होना है कि किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, क्या ये चुनाव मोदी के पक्ष में या खिलाफ में सिमट गया है। तो आज की गणना, आज का जो मतदान है वो बहुत क्रिटिकल था। अगर इसको जो लोग समझ लेंगे तो हमको लगता है कि एक पूर्वानुमान जो हम चुनाव के बारे में लगाने जा रहे हैं उस पर काफी सफाई आ जाएगी। जी संजय जी, बहुत शुक्रिया। बड़े नेताओं और आम जनता के साथ बिजनेस की दुनिया के दिग्गजों ने भी अपने मताधिकार का आज इस्तेमाल किया। सुनते हैं इस मौके पर उनका क्या कहना रहा। I think we need to be focused on growing India, on getting the growth, on getting investments in, and to make sure we have a conducive and a positive environment. And I'm sure whichever government comes in place would focus on that. I think voting is very important for everybody in India, and I would certainly encourage every citizen in India to go and vote. And it's our right, and we must be able to, do what we believe is correct. Please go and vote. I think the expectation from the government this time is just to have a very clean and a very decisive administration that is able to deliver to the people's agenda, rather than getting lost in politics or in harakiri between different parties and stuff. But putting the people first, rather than getting swayed by the political requirements of the country. और अच्छे मुनाफे के साथ पिरामल एंटरप्राइज ने वोडाफोन इंडिया में बेची पूरी 11% हिस्सेदारी। कितना मिला माल, बताएंगे इस ब्रेक के बाद। और डब्बा ट्रेडर्स पर कसा सीबीआई ने शिकंजा, सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर देखिए आगे। पिरामल
एंटरप्राइज ने वोडाफोन इंडिया में अपनी पूरी 11% हिस्सेदारी वोडाफोन को बेच दी है। ये सौदा 8,900 करोड़ रुपए में हुआ है और 2 साल पहले 2 चरणों में दिग्गज कॉर्पोरेट अजय पिरामल की कंपनी पिरामल एंटरप्राइज ने वोडाफोन इंडिया में हिस्सेदारी खरीदी थी। 1290 रुपए प्रति शेयर के भाव पर यह सौदा 5864 करोड़ रुपए में हुआ था। अब पिरामल एंटरप्राइज ने 1960 रुपए प्रति शेयर के भाव पर इन शेयरों को बेचा है। यानी अजय पिरामल ने 2 साल में अपने निवेश पर 50% का जोरदार रिटर्न कमाया है। पिरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पिरामल से खास बातचीत के हमारी सहयोगी सरजीत मंगट ने। वोडाफोन की वैल्यू हम लोग ने 1960 रुपए पर शेयर की है। इसमें से टोटल वैल्यू 8,900 करोड़ मिलेगा 11% वोडाफोन इंडिया के शेयर्स के लिए। ये वोडाफोन का इन्वेस्टमेंट 2 स्टेजेस में किया था। एक बार अगस्त 2011 में 5.5% लिए थे और फरवरी 2012 में दूसरे 5.5% लिए थे। उस समय हमने प्राइस जो दी थी वोडाफोन के लिए वो 1290 रुपये पर शेयर दी थी और टोटल जो आउटले था वो 5,864 करोड़ था। तो 5,864 करोड़ अब 2.5 साल में समझ लीजिए 8,900 करोड़ की वैल्यू हो गई है। इस 8,900 करोड़ को आप कहाँ निवेश करेंगे? आज पिरामल एंटरप्राइजेज में ये जो पैसे आए हैं वो सब पिरामल एंटरप्राइजेज में आएंगे और पिरामल एंटरप्राइजेज में 3 ब्रॉड एरियाज में हम लोग हैं। एक तो फाइनेंशियल सर्विसेज है जिसमें हमारी एक बड़ी NBFC है और दूसरी फाइनेंशियल सर्विसेज में ही श्रीराम ग्रुप में इन्वेस्टमेंट है और तीसरा इसमें फ़ंड मैनेजमेंट करते हैं जो रियल एस्टेट फंड और स्ट्रक्चर्ड फंडिंग कर रहे हैं। एक ये ब्रॉड एरिया है, दूसरी फार्मास्यूटिकल्स और जो डिस्कवरी की एरिया है और तीसरा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में। तो ये तीनों ब्रॉड सेक्टर्स में ही हम इन्वेस्ट करेंगे ये पैसा। सीबीआई देश भर में फॉरेन एक्सचेंज और गोल्ड की डब्बा ट्रेडिंग करने वालों की जांच में जुटी है, जिसके लिए सीबीआई ने आयकर विभाग से डब्बा ट्रेडिंग से जुड़ी जानकारी जुटाई है। सीबीआई जल्द ही मार्केट रेगुलेटर सेबी और कमोडिटी रेगुलेटर FMC से जानकारी लेगा। इस पर और ज़्यादा जानकारी लेते हैं अपनी संवाददाता श्रीमी चौधरी से। श्रीमी, डब्बा ट्रेडर्स पर सीबीआई की जांच में क्या निकल कर आया है? देखिए, इंदौर में 22,000 करोड़ के डब्बा ट्रेडिंग गोल्ड और फॉरेक्स में की गई, इसका मामला सामने आया है और सीबीआई इसी मामले की जांच अब कर रही है, जिसके तहत सीबीआई ने इनकम टैक्स विभाग से डब्बा ट्रेडिंग से जुड़ी सारी जानकारियां ली हैं और जल्द ही मार्केट रेगुलेटर सेबी और कमोडिटी रेगुलेटर FMC से भी सीबीआई जो है वो डब्बा ट्रेडिंग पर जानकारी इकट्ठा करेगा। कुछ यहाँ एरिया भी आइडेंटिफाई किए हैं सीबीआई ने जहाँ वो उन्होंने अपनी टीम लगाई है डब्बा ट्रेडिंग के पूरे रैकेट को पकड़ने के लिए, जिसमें मुंबई, राजकोट, राजस्थान और दिल्ली के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अगर ज़रूरत पड़ी तो सूत्रों का कहना है कि MCX और NCDX के अधिकारियों से भी यहाँ सीबीआई जानकारी ले सकता है। अनडिफाइंड यहाँ जो सॉफ्टवेयर मेटाट्रेड 5 की बात करें, इसकी जांच के लिए यहाँ सीबीआई ने स्पेशल टेक्निकल टीम भी नियुक्त की है ताकि उसके सोर्स का पता लगाया जा सके कि किस तरह से इस सॉफ्टवेयर का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। सीबीआई के सूत्रों के मुताबिक MCX और जो दूसरे कमोडिटी एक्सचेंज हैं उनके टर्नओवर की बात करें, यहाँ पर जो 1 महीने के जनवरी के आंकड़े की बात करें जो करीब 6 लाख करोड़ का बनता है, उसके 50% की ट्रेडिंग अकेले डब्बा ट्रेडिंग से हो रही है और इसी को देखते हुए, इस बढ़ते डब्बा ट्रेडिंग के ट्रेंड को देखते हुए सीबीआई अब देश भर में इसकी जांच में जुटी है। जी शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए श्रीमी। और जोरदार रेस के बाद बाजार सुस्ताने के मूड में। बड़े दिनों बाद बाजार में आने वाला है कोई IPO, पूरी डिटेल देखेंगे इस ब्रेक के बाद। बाजार आज सुस्ताने के मूड में दिखाई दिया। बाजार पर अभी हम दिग्गजों की भी राय आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले बाजार का हाल यहां पर देख लेते हैं। कल रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद बाजार में कुछ कंसोलिडेशन आया। दिन भर एक दायरे में घूमने के बाद सेंसेक्स हल्की सी गिरावट पर बंद हुआ, लेकिन मिड कैप शेयरों में आज भी तूफानी तेजी रही। ये इंडेक्स करीब 1.25% चढ़कर बंद हुआ। मिड कैप में फार्मा ने आज जमकर बाजी मारी। वोखार्ड, एल्डे फार्मा और टोरेंट फार्मा जैसे शेयरों में आज खासी तेजी दिखाई दी। इसके अलावा आज अदानी ग्रुप के शेयर जैसे अदानी पोर्ट, अदानी पावर और अनिल अंबानी ग्रुप के शेयर्स, रिलायंस
रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैप और रिलायंस पावर में 3 से 6% तक की शानदार तेजी दिखी। इसके अलावा रियल्टी, पावर और इंफ्रा सेक्टर में भी खरीदारी देखने को मिली। आइए अब आपको सुना देते हैं कि बाजार पर दिग्गजों की क्या राय है। फंडामेंटल्स के तौर पे तो ओवर वैल्यूड लगता है अभी, क्योंकि लोगों ने जो निवेशक है उन्होंने सब कुछ फैक्टर इन कर लिया है। मार्केट्स फ्रंट कर रहे हैं अच्छी आउटकम को, बट हम कहेंगे कि थोड़ा आप कॉशियस रहिए। Our sideline view has been the minute this coalition or even a loosely coupled coalition comes into being and they deliver on the promise, the FII investments will triple from almost 10 billion that it stands right now. 30 billion तक जा चुकी है by the middle of the year. There is definitely a risk आज के लेवल पर, और आज के लेवल पर अगर आप खरीदते हो, it's for a trade, it's not for long-term investment. प्राइमरी मार्केट में जल्दी एक नया खिलाड़ी आने वाला है। बंगलुरु की अम्यूजमेंट पार्क चलाने वाली कंपनी वंडरला हॉलीडेज IPO ला रही है। ये इश्यू 21 अप्रैल को खुलकर 23 अप्रैल को बंद होगा और प्राइस बैंड 115 से 125 रुपए के बीच रखा गया है। इसमें निवेश के लिए कम से कम 100 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी। इस IPO के जरिए वंडरला हॉलीडेज 180 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है और क्रिसिल ने इस IPO को 5 में से 4 की रेटिंग दी है, जिसे काफी अच्छा माना जाता है। वंडरला हॉलीडेज के पास कोची और बंगलुरु में 2 अम्यूजमेंट पार्क हैं और जल्द ही आंध्र प्रदेश में तीसरा पार्क भी खोलने की तैयारी है। वहीं से भी चेयरमैन यूके सिन्हा का कहना है कि प्राइमरी मार्केट की हालत बेहद खराब है। पिछले 3 सालों में कंपनियां करीब 60,000 करोड़ रुपए के DRHP दाखिल करने के बाद IPO की योजनाएं टाल चुकी हैं। सेबी चेयरमैन के मुताबिक युवा लोगों को बाजार से पैसे जुटाने में मदद के लिए सेबी जल्द क्राउड फंडिंग की गाइडलाइंस जारी करेगी। In the last 3 years, there have been huge amounts of DRHP filed with SEBI and they have been withdrawn. DRHP filed with SEBI where SEBI has given the approval, but the corporates have decided not to raise the money and they have allowed it to lapse. In last 3 years, that amount is close to around 60,000 crores. जल्द ही आपको डीमैट खाते में इक्विटी और म्यूचुअल फंड स्टेटमेंट एक साथ दिखने लगेगा। सेबी चेयरमैन यूके सिन्हा ने बताया कि कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट पर तेजी से काम चल रहा है और साल खत्म होने से पहले ये सुविधा शुरू होने की उम्मीद है। Somebody has also got a DP account, then we must be able to provide him a statement of account which will give him the complete picture of his mutual fund investment and also his holding in the securities directly. That is the project on which we are working very seriously. It will be wrong for me to give you any time frame, but hopefully it will happen very soon and definitely not beyond the end of this particular year. और बलात्कारियों पर नरम हुए मुलायम, दिया एक विवादित बयान। और वाराणसी से मुख्तार अंसारी मोदी को नहीं देंगे चुनौती। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। On the day of elections, it's very important. Please go and vote. Please vote. That's the first step towards nation building. You must get out there and vote. Please make sure you vote For a stable government. Every vote counts. If you want to make a better India, Put in your vote. अब देखते हैं राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। मुलायम सिंह यादव बदजुबानी और अजीबोगरीब बयान देने में अपनी ही पार्टी के आजम खान से मुकाबला कर रहे हैं। आज उन्होंने बलात्कार और इस अपराध को लेकर होने वाली सजा पर अजीब बयान दिया है। उन्होंने कहा कि बलात्कार पर फांसी जैसी सजा देना ठीक नहीं है, लड़कों से गलती हो जाती है, इसीलिए अगर उनकी सरकार आई तो फांसी का कानून बदल देगी। बेचारे को 3 को फांसी हो गई, क्या में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए आप, ऐसे कानूनों को बदलने की कोशिश की जाएगी तो उपयोग करने वालों को सजा देंगे और झूठ रिपोर्ट करने वालों को भी सजा का प्रावधान किया जाएगा।
मुलायम सिंह यादव के इस बयान की कड़ी आलोचना हो रही है। सबका कहना है कि फांसी की सजा के खिलाफ होना और बलात्कार को छोटा अपराध बताना दोनों अलग अलग बातें हैं। मुलायम सिंह को जरा सोचना चाहिए कि उनको, मुझे लगता है कि जो निर्भय का मामले में उन्होंने देखकर सोचा होगा कि इसमें भी मैं कोई माइनॉरिटी पॉलिटिक्स थोड़ा कर दूं। बलात्कार ये छोटी मोटी गलती नहीं है, उसे माफ नहीं किया जा सकता, लेकिन मैं व्यक्तिगत फांसी की सजा के खिलाफ हूँ। It is very unfortunate when a leader makes tries to make rape so insensitive. Any leader, no leader in this country should speak anything which encourages rape and crime like rape, because a rape does not only kill a woman physically, but her entire personality gets killed. वाराणसी में नरेंद्र मोदी को बाहुबली मुख्तार अंसारी की चुनौती नहीं मिलेगी। कौमी एकता दल ने वाराणसी से कैंडिडेट नहीं उतारने का फैसला लिया है। कौमी एकता दल ने मोदी के ऐलान से पहले तक मुख्तार की पत्नी को वाराणसी से कैंडिडेट घोषित किया था, लेकिन वाराणसी से मोदी की उम्मीदवारी तय होने के बाद मुख्तार का नाम सामने आया था। लेकिन पार्टी ने यू टर्न लेते हुए वाराणसी सीट में मोदी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला लिया है। मुख्तार अंसारी बीजेपी नेता और गाजीपुर जिले से विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आरोप में फिलहाल आगरा की सेंट्रल जेल में बंद हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि जशोदाबेन से उनकी शादी हुई है और वो उनकी पत्नी है। वडोदरा से लोकसभा के उम्मीदवार के लिए पर्चा भरते समय मोदी ने हलफनामे में पत्नी के नाम वाले कॉलम में जशोदाबेन का नाम लिखा। इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव में पत्नी वाले कॉलम को मोदी खाली छोड़ दिया करते थे। मोदी अपनी वैवाहिक स्थिति को लेकर हमेशा से विरोधियों के निशाने पर रहे हैं और अब पत्नी का नाम उजागर करने के बाद वो विपक्ष के निशाने पर हैं। गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में पत्नी के संपत्ति के कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकता है। ऐसा करने पर उसकी उम्मीदवारी खारिज हो सकती है। हालांकि मोदी ने जशोदाबेन की संपत्ति के बारे में जानकारी नहीं दी है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने तो मोदी की वैवाहिक स्थिति को लेकर चुनाव आयोग की चुप्पी पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने इतने इलेक्शन लड़े तो उसमें एक्चुअली उनको कोई हर्ज नहीं था डिस्क्लोज करने के लिए। जब पत्नी है तो पत्नी है, तो उनको पहले के चुनाव आयोग ने उनको क्यों नहीं, ये क्या उसकी, मेरे ख्याल से मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन है कि इसकी भी जांच होनी चाहिए कि जो पहले के चुनाव आयोग है उन्होंने उनको क्यों नहीं कंपेल किया डिस्क्लोज करने के लिए। उनके लिए एक अलग से स्टेटस देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उधर कांग्रेस ने भी मोदी को जशोदाबेन को पहली बार आधिकारिक तौर पर पत्नी बनाए जाने पर हमला बोला है। उनका नाम इतने साल उन्होंने लेने की जरूरत नहीं समझी, उनका नाम कहीं भी बताने की जरूरत नहीं समझी। उतना सम्मान वो अपनी पत्नी को ना दे पाए तो वो इस देश की महिलाओं को किस तरह से सम्मान देंगे या किस तरह से इस देश की महिलाओं की रक्षा करेंगे, ये श्री मोदी को, देश को इसका जवाब देना चाहिए। विपक्ष भले नरेंद्र मोदी पर अपनी वैवाहिक स्थिति छुपाने का आरोप लगा रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया है। प्रहलाद ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी वैवाहिक स्थिति को कभी नहीं छुपाया। आप बता रहे हो मुझे कि अगले जो नामांकन भरे पहले तो उसमें कुछ बताया नहीं था, तो मैं ये समझता हूं कि उसमें उन्होंने ना भी नहीं किया है, यानी उन्होंने उसका इनकार भी नहीं किया, तो फिर मुझे क्या बताने का है? वो तो नरेंद्र भाई ने बता ही दिया है। उधर इन आरोपों से बेपरवाह नरेंद्र मोदी जमकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। झारखंड के जमशेदपुर में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र में पिछले 10 साल से सोनिया गांधी सरकार चला रही है, मगर जमशेदपुर के लोगों का भला नहीं हो सका है। मोदी के मुताबिक कांग्रेस सोचती है कि जनता उसकी जेब में है और यही उसकी दिक्कत भी है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को एक बार फिर झूठ का पुलिंदा बताते हुए मोदी ने कहा कि अब उसका वक्त खत्म हो गया है। अब कांग्रेस पार्टी का बचना संभव नहीं है। भाइयों बहनों, ये मजदूरों की नगरी है,
मजदूरों के पसीने से पली हुई ये नगरी है। ये 100 साल पुरानी नगरी है। अगर देश को अच्छे शासक मिले होते, देश को दूरदृष्टि से सोचने वाले शासक मिले होते, तो आज ये 100 साल पुरानी नगरी कहां से कहां पहुंच जाती। नरेंद्र मोदी ने आज बिहार के लोगों का वोट अपनी ओर खींचने के लिए बड़े बड़े वादे किए। उन्होंने कहा कि अगर एनडीए सत्ता में आई तो बिहार को स्पेशल पैकेज दिया जाएगा। मैंने 27 अक्टूबर को पटना की धरती पर बम धमाकों के बीच मौत की परवाह किए बिना मैं बिहार की जनता के सामने उपस्थित हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो बिहार को विशेष पैकेज देने की घोषणा की है। और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर वी वांट मोदी का हैशटैग हुआ सबसे हिट। और फेसबुक ट्विटर के दीवाने राजनीतिक दलों ने डिजिटल प्रचार किया कितना खर्च, दोनों खबरें देखें इस ब्रेक के बाद। आपके चहेते कंज्यूमर शो पहरेदार का बढ़ रहा है दायरा। दूर दराज के छोटे मझौले शहरों से लोग भेज रहे हैं अपनी शिकायतें और पहरेदार कामयाब हो रहा है हर कंज्यूमर की आवाज बुलंद करने में। एलजी और पैनासोनिक तैयार हुई रिप्लेसमेंट के लिए तो वही होंडा दे रही अपने कंज्यूमर को ठोस जवाब। तीसरे चरण का मतदान जैसे जैसे आज रफ्तार पकड़ता गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पार्टियों का प्रचार भी चरम पर दिखाई दिया। आलम यह रहा कि दोपहर के 2 बजे बजते बजते भाजपा ने आम आदमी पार्टी को भी पीछे छोड़ दिया। आज दोपहर 2 बजे के आंकड़ों के मुताबिक वी वांट मोदी के हैशटैग ने आम आदमी पार्टी के स्लोगन वोट फॉर झाड़ू को भी पीछे कर दिया। कांग्रेस पिछली बार की तरह तीसरे नंबर पर है। वी वांट मोदी हैशटैग वाले कुल ट्वीट्स में से करीब 16% नए थे, जबकि 71.49% लोगों ने इसे हैशटैग को रीट्वीट किया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के हैशटैग वोट फॉर झाड़ू का इम्पैक्ट वी वांट मोदी के मुकाबले महज ज्यादा रहा। अगर कांग्रेस की बात करें तो आई एम विद कांग्रेस हैशटैग ट्विटर ट्रेंड लिस्ट में 5वें नंबर पर रहा। नई सरकार किस पार्टी की होगी, इस लिहाज से आज के तीसरे चरण का मतदान काफी अहम है। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम देखने वाली बात यह होगी कि फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल और डिजिटल मीडिया पर जमकर चुनाव प्रचार कितना असर डालता है, क्योंकि पहली बार पार्टियों ने सोशल मीडिया पर चुनाव प्रचार पर जमकर खर्च किया है और इस वजह से प्रचार का खर्च 2009 के मुकाबले 4 गुना बढ़ा है। फेसबुक से बहुत असर हुआ है। ट्विटर में सबकी जो एक्सप्रेशंस हैं, जो सबने लिखा है, सब पढ़ते हैं और उससे सबका अपनी ओपिनियन पता चलती है। एक्सपीरियंस काफ़ी नॉलेजेबल रहा है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत फैक्ट्स हैं ऐसे जो हमें नॉर्मल डे टू डे लाइफ में नहीं पता लगते हैं, लेकिन थ्रू दी सोशल मीडियम्स हमें पता लगा है। सोशल मीडिया की इस अहमियत का अंदाजा राजनीतिक दलों को समय से पहले ही हो गया था। यही वजह है कि इस लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में इन दलों ने अखबार, टीवी जैसे विज्ञापन के परंपरागत तरीकों के साथ साथ फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल और डिजिटल मीडिया पर भी दिल खोलकर खर्च किए। एक अनुमान के मुताबिक ये रकम 300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। देश की एक बड़ी मीडिया एजेंसी नेटवर्क ग्रुप एम के मुताबिक राजनीतिक दलों ने अपने विज्ञापन के कुल बजट का करीब 15% सिर्फ सोशल और डिजिटल मीडिया पर खर्च किया। जबकि 2009 के लोकसभा चुनाव को देखें तो दलों के विज्ञापन बजट में सोशल मीडिया को जगह भी नहीं मिल पाई थी और इसी वजह से राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार का बजट भी 2009 के 500 करोड़ रुपए से 4 गुना बढ़कर अब 2000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। सोशल मीडिया पर दलों के इस फोकस के पीछे वजह भी है।
मैं देखो हमेशा फेसबुक में रहती हूँ और फेसबुक में आए दिन रोज़ ही मेरे फ्रेंड्स ट्वीट वो करते हैं, फेसबुक में अपडेट करते रहते हैं कि आज ये हो गया है कि कांग्रेस ने ये कर दिया, बीजेपी ने ये कर दिया है। सोशल मीडिया का जो रोल है वो इन्फ्लुएंस तो करता है वोटर्स को, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसा मैंने कहा उसका मुझे सीमित लग रहा है, केवल बड़े बड़े शहरों में लग रहा है, छोटे शहरों में और गाँव में उसका कोई मुझे इम्पैक्ट नहीं दिख रहा। दरअसल इस लोकसभा चुनाव में 15 करोड़ नए मतदाता जुड़े हैं। 10 करोड़ लोग फेसबुक का इस्तेमाल करते हैं, जबकि 3 करोड़ लोग ट्विटर इस्तेमाल करते हैं। अगर युवाओं की बात करें तो करीब 2.5 करोड़ ऐसे लोग हैं जो पहली बार मतदाता बने हैं, जिनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। राजनीतिक दलों की निगाहें इन वोटर्स पर टिकी है और उनको लुभाने के लिए उनके ही पसंदीदा माध्यम फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल करना कारगर साबित होता दिख रहा है। दीपाली नंदा के साथ लक्ष्मण रॉय, दिल्ली। वक्त के साथ साथ चुनाव प्रचार की रणनीति भी बदल गई। इस बार चुनाव में बैनर, पोस्टर और अखबारी विज्ञापनों की अहमियत कम हुई है, जबकि टेलीविजन और रेडियो जैसे विज्ञापनों की हिस्सेदारी में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिल रहा है। इस बार क्या है चुनावी प्रचार का समीकरण, बता रहे हैं अतुल मिश्रा। मोदी हर जगह छाए हुए हैं। दिल्ली में आज सुबह जब लोगों ने अखबार उठाया तो हर अखबार में बीजेपी के बड़े बड़े इश्तेहार थे और हर इश्तेहार में सिर्फ मोदी। इन विज्ञापनों को देखकर लगता है कि अखबारों की मोटी कमाई हो रही है, मगर असल में चुनावी प्रचार की दुनिया में इस बार जंग कुछ अलग तरीके से लड़ी जा रही है, जिनमें होर्डिंग और अखबारों में विज्ञापन जैसे प्रचार के पुराने तौर तरीके काफी पीछे रह गए हैं। इनके मुकाबले टीवी और रेडियो पर प्रचार का खर्च बढ़ा है। अगर पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों ने चुनाव प्रचार पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए थे, जिनमें आधी रकम अखबारों के विज्ञापन पर खर्च हुई थी। टीवी कॉमर्शियल पर खर्च करीब 30% तक था, जबकि रेडियो और होर्डिंग पर 10% खर्च किया गया। लेकिन इस बार विज्ञापन की दुनिया का समीकरण कुछ अलग ही है। पार्टियों ने अखबारी विज्ञापन का खर्च घटाकर 10% कर दिया है, जबकि टीवी कॉमर्शियल पर इस बार 50% खर्च हो रहा है। होर्डिंग, पोस्टर और रेडियो का खर्च 12.5% पर सिमट गया है। बाकी का खर्च इस बार नए तौर तरीकों पर हो रहा है। हालांकि जानकारों का कहना है कि अखबारों में विज्ञापनों की असली लड़ाई अब शुरू होगी। ये पार्टियों की रणनीति का खास हिस्सा है। जैसे जैसे चुनाव की सरगर्मी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हर फेज के साथ अखबारों में विज्ञापनों की तादाद भी बढ़ती जाएगी। हालांकि प्रचार पर अगर पार्टियों की रणनीति की बात करें तो सबकी अपनी अपनी योजनाएं हैं। मसलन कांग्रेस ने शुरुआत में आउटडोर विज्ञापनों यानी होर्डिंग्स पर ज्यादा जोर दिया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के मुकाबले आउटडोर प्रचार पर उसका खर्च लगभग 2 गुना है। लेकिन रेडियो और टीवी पर प्रचार के मामले में कांग्रेस और बीजेपी का खर्च भले ही बराबर हो, लेकिन विज्ञापनों की तादाद के मामले में बीजेपी काफी आगे है। कुल मिलाकर प्रचार के परंपरागत तौर तरीकों में कांग्रेस के विज्ञापनों की संख्या बीजेपी के मुकाबले आधी है। अतुल मिश्रा, दिल्ली। आज मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लिया। यही नहीं, एक नया ट्रेंड भी देखने को मिला है। लोगों ने वोट डालकर अपने सेल्फी भी सोशल मीडिया साइट्स पर डाले हैं। स्याही लगी उंगली की तस्वीर भी बड़े पैमाने पर लोगों ने फेसबुक और ट्विटर पर डाली। और बैंक ग्राहकों के हित में आरबीआई कमेटी के सुझाव, बैंकों को क्या दी गई है नसीहत, देखिए आगे। साथ ही बताएंगे कि खतरनाक हार्ट ब्लीड वायरस से कैसे बचाएं अपने पासवर्ड और जरूरी इंफॉर्मेशन को, इस ब्रेक के बाद। इन लोकसभा चुनाव में कॉर्पोरेट इंडिया की हस्तियां भी अपनी किस्मत आजमा रही हैं। बंगलुरु साउथ में जहां नंदन नीलेकणी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो बंगलुरु सेंट्रल में इन्फोसिस के पूर्व सीएफओ वी बालाकृष्णन आम आदमी पार्टी के टिकट पर राजनीति में अपनी पहली पारी खेलने उतरे हैं। हमारी सहयोगी हजदा सावंत ने बात की वी बालाकृष्णन से। बाला, बताइए, ये एक अनोखा एक्सपीरियंस है आपके लिए, मजा आ रहा है कैंपेनिंग में? Oh, it's very interesting. I'm enjoying every bit of it.
because here you go and meet a lot of people. It's very, they have a lot of issues which need to be solved. I think the current government has failed. Both the corporators and MLAs have failed the people. So wherever I go, the local issues are being raised, even though it's a central election. So it's a very unique experience. I am enjoying every bit of it. Is your campaign planning primarily like organizing the first move of a startup? Oh, it's almost like that, because we have to start from the scratch. We are not like other traditional parties where you have a lot of money to spend. So it's purely run by volunteers who come without any expectations. So it's a very what I call low profile campaign but high impact campaign. बाला, क्योंकि आपने दिसंबर में ही इन्फोसिस का साथ छोड़ा है, पॉलिटिक्स में उतरने का तभी निर्णय बना लिया था या फिर कैसे विचार आया कि आप भी इस लोकसभा चुनाव में थोड़ी बहुत डुबकी लगा लें? No, I actually, when I left Infosys, politics was not in my mind. But I think Delhi elections was a big change. I thought it's a good movement and good, well-intended people should support them because I don't want the idea to fail. That's why I joined the party. But I never wanted to contest the elections because politics is the last thing any middle-class family want to do. But finally, I thought unless good people like us get into the system, we're not going to change. It's not going to change. So I thought it's a good idea for well-intended people to get into the system. So at least we can make some change. What's your main campaign pitch? No, the main campaign pitch is Bangalore is losing its brand. Everywhere you go, people have the same civic issues. There are a lot of ideas. There's no dearth of ideas, but there are a lot of solutions. The implementation is bad. So we have to create a pressure group here to make sure the implementation is transparent, perfect, and it meets the people's aspiration. Also, you get certain money to spend for your constituency as a MP. There is no transparency in the spending. So we'll make sure there's full transparency and the impact is actually felt by people. और आपके साथ ही रह चुके नंदन निलेकनी जो बैंगलोर साउथ से लड़ रहे हैं, उनके लिए कोई good wishes? Of course, my best wishes are always with him. But I hope our Aam Aadmi Party candidate there wins the election. We wish you very well. Thank you. अब बैंक नए और पुराने बैंक ग्राहकों में भेद नहीं कर पाएंगे। आरबीआई की कमेटी ने सुझाव दिया है कि बैंक नए और पुराने ग्राहकों का भेदभाव खत्म करे और समय तय कर ही फ्लोटिंग ब्याज दरें बढ़ाए। इस खबर पर और बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता वीरेंद्र व्यास। वीरेंद्र, यहाँ पे जानना चाहेंगे आरबीआई की इस कमेटी ने ग्राहकों के हित में और क्या सुझाव दिए हैं? जी देखिए, आरबीआई की इस कमेटी ने जो लोन लेने वाले ग्राहक हैं उनके हित की बहुत सारे सुझाव इस रिपोर्ट में दिए हैं। जो सबसे पहला सुझाव उन्होंने दिया है वो उन्होंने ये कहा है कि बैंक पुराने और नए ग्राहकों में किसी तरह का भेदभाव न करें और उनका जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसकी जो गणना करते हैं उसके आधार को वो बदलें। इसके अलावा बैंक एक समय तय कर लें, यानी 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना, और उसी दौरान जो फ्लोटिंग होम लोन रेट या किसी तरह के जो दूसरे फ्लोटिंग रेट्स हैं उनको बढ़ाएं। इसके अलावा बीपीएलआर से बेस रेट में अगर कोई ग्राहक जाता है तो उससे किसी तरह का चार्ज न लिया जाए। साथ ही एक बहुत बढ़िया सुझाव ये इस कमेटी ने दिया है कि बैंक प्री पेमेंट के दिन से ही अगर कोई ग्राहक प्री पेमेंट कर देता है तो उसी दिन से उसका ब्याज घटाएं, न कि उसकी ईएमआई की जो डेट है तब तक उसका इंतज़ार करें। इसके अलावा इस कमेटी ने जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है उसको भी बहुत सारे सुझाव दिए हैं। उनका ये कहना है कि फ्लोटिंग रेट प्रोडक्ट के लिए इंडियन बैंक बेस रेट सिस्टम बनाया जाए, यानी जिस तरह से अभी बीपीएलआर है वैसा ही एक सिस्टम आईबीए बनाए। इसके अलावा जो लोन ट्रांसफ़र होता है जिसमें अभी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है किसी ग्राहक को, तो उसको आसान बनाने के नियम भी आईबीए बनाए। साथ ही लोन प्रोसेस करने का जो फॉर्मेट है उसको आईबीए स्टैंडर्ड करने की कोशिश करे या उसके लिए कुछ सुझाव दे, ये इस कमेटी ने कहा है। तो कुल मिलाकर जो ग्राहक हैं उसके हित के बहुत सारे सुझाव आरबीआई की इस कमेटी ने दिए हैं। जी धन्यवाद। इंटरनेट पर एक अनोखा वायरस हमला हुआ है जिसे हार्ट ब्लीड बग के नाम से जाना जा रहा है। जानकारों के मुताबिक इस बग से लगभग 70% इंटरनेट के प्रभावित होने का खतरा है। इस वायरस से कैसे निपटा जा सकता है बता रहे हैं हमारे टेक गुरु अभिषेक तेलंग। देखिए, जो हार्ट ब्लीड बग है ये दरअसल प्रॉब्लम ओपन एसएसएल, जो दरअसल एक ओपन सोर्स एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड है जिसे ज्यादातर वेबसाइट्स हमारे सिक्योर डेटा को एनक्रिप्ट करने में काम में लाती हैं। प्रॉब्लम दरअसल वहां पर है। अब इससे होता क्या है भाई, आप अपने पासवर्ड्स, ईमेल्स को जब आप एक कंप्यूटर से किसी वेबसाइट पर अपनी डिटेल्स आप डालते हैं तो उस यूजर की सारी जानकारी एनक्रिप्टेड फॉर्म में वेबसाइट के सर्वर्स में सेव हो जाती है, जैसे पासवर्ड हो गए, आपके ईमेल्स हो गए। अब अगर कोई तीसरा
बंदा इन सब डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करता है तो उसे सारा डेटा उल जलूल तरीके से जिब्रिश फॉर्मेट में नजर में आता है, जिसे समझा नहीं जा सकता। अब ये हार्ट ब्लीड बग दरअसल करता यह है कि ये एनक्रिप्टेड इंफॉर्मेशन जो है इसे अब कोई तीसरा भी एक्सेस कर सकता है। अब वो आपके पासवर्ड, ईमेल्स या पर्सनल इंफॉर्मेशन भी हो सकती है और उसका वो तीसरा बंदा फायदा भी उठा सकता है। और इस स्थिति की गंभीरता को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि याहू, गूगल, ड्रॉपबॉक्स जैसी सर्विसेज भी इस बग के कारण प्रभावित हो सकती हैं। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि मुझे दरअसल करना क्या चाहिए जो मैं हार्ट ब्लीड बग से बच सकूं। देखिए, जो प्रॉब्लम है ये आपके स्मार्टफोन या कंप्यूटर में नहीं है कि आपने एंटीवायरस डाला और प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। ये परेशानी इंटरनेट के एक हिस्से में है जिसको सुधारने की कोशिश दुनिया भर में चल रही है। पर फॉर ए सेफ्टी पर्पस मैं तो ये एडवाइस करता हूं कि आप अपने पासवर्ड्स को चेंज कर लीजिए, कम से कम उन वेबसाइट या सर्विसेज को जिनको आप काफी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, जिसमें आपने अपना कोई जरूरी डेटा स्टोर करके रखा हो। बाकी तसल्ली करने के लिए मैं आपको ये बता दूं कि हार्ट ब्लीड बग जो है ये खबर दुनिया के सामने आज आई है, पर इसका पता रिसर्चर्स को कुछ 10 दिन पहले लग गया था। तो इस बग की सारी डिटेल्स ऑलरेडी कंपनीज के पास हैं और वेबसाइट्स अपडेट होना शुरू भी हो गई हैं। तो ज्यादा फिक्र मत कीजिए, सिचुएशन जल्द ही कंट्रोल में आ जाएगी। बस अपने पासवर्ड को फटाफट चेंज कर लीजिए और बाकी फिंगर क्रॉस कीजिए और भगवान के ऊपर भरोसा रखिए। और आवाज एट 9 में इसी के साथ आपसे लेंगे इजाजत। नमस्कार।